प्रश्न 28। व्यक्तिवाद संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन व्यूज ऑन इंडिविजुअलिज्म। उत्तर। व्यक्तिवाद अर्थ एवं व्याख्या। इंडिविजुअलिज्म मीनिंग इन एक्सप्लेनेशन। व्यक्तिवाद से अभिप्राय मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवादी विचारों के अध्ययन से पूर्व व्यक्तिवाद का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में व्यक्तिवाद राज्य के कार्यक्षेत्र का सिद्धांत है। व्यक्तिवाद यह बताने का प्रयास करता है कि व्यक्ति के हित में राज्य को क्या कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। व्यक्तिवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को कम से कम कर देने के पक्ष में है, जिससे व्यक्ति अधिकतम स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक है, अतः राज्य को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन मात्र है। शाबाश बेटा। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। व्यक्तिवाद को लाइसेंस फेयर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो जिससे वह चाहे जो कर सके। राज्य को व्यक्ति के मामलों में उसी समय हस्तक्षेप करना चाहिए जबकि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। इस प्रकार व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई नेसेसरी ईवल है। दूसरे शब्दों में, राज्य मनुष्य के लिए आवश्यकता तो है, परंतु वह स्वयं एक बुराई भी है क्योंकि उसके पास सर्वोच्च शक्ति है और उसका दुरुपयोग राज्य करता है। अतः इस बुराई को कम करने के लिए व्यक्तिवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देना चाहता है। व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य केवल एक पुलिसमैन है और राज्य का कार्य डाकाजनी, हत्याओं को रोकने और समझौते को लागू करने के अलावा अधिक कुछ भी नहीं है। मिल की राज्य संबंधी धारणा। मिल ने अपने दर्शन में समाज शब्द का प्रयोग राज्य के अर्थ में किया है और इस कारण उसकी समाज संबंधी धारणा ही राज्य संबंधी धारणा है। मिल की राज्य संबंधी धारणा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वह राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक समझता है और बेंथम से मतभेद रखते हुए यह मानता है कि राज्य के यांत्रिक सिद्धांत, यदि वे मानव इच्छा को छोड़ देते हैं अथवा मानवीय व्यक्तित्व की अवहेलना करते हैं तो निश्चित रूप से अधूरे हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। राज्य के संबंध में सामान्यतया दो धारणाएं प्रचलित रही हैं। एक वर्ग तो राज्य तथा उनकी संस्थाओं को एक स्वाभाविक विकास मानता है और दूसरा वर्ग उन्हें पूर्ण रूप से एक आविष्कार और मानवीय प्रयास का परिणाम मानता है। मिल इन दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग ग्रहण करता है। उसका विचार है कि राज्य और अन्य संस्थाओं का स्वाभाविक विकास तो अवश्य हुआ है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनका विकास बिना किन्हीं प्रयत्नों के अपने आप होता चला गया है। इनका विकास जड़ पदार्थों या वस्तुओं की तरह का विकास नहीं, वरन चेतन जीवों का विकास था। राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में मानव इच्छा कितना महत्वपूर्ण भाग लेती है, इसका आभास हमें इसके इन शब्दों से मिलता है कि एक विश्वास वाला व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो कि 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। इस प्रकार राज्य का उदय स्वाभाविक रूप में हुआ, किंतु उसके विकास में मानवीय प्रयत्नों का निश्चित योग है। एक अन्य तथ्य यह है कि यद्यपि मिल एक समाजवादी होने के बजाय एक व्यक्तिवादी ही है, लेकिन उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा के राज्य का स्वरूप भी कुछ सीमा तक विधेयात्मक या सकारात्मक पॉजिटिव है। यद्यपि वह इस धारणा का परित्याग नहीं करता कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक आघात है, तथापि वह अधिकाधिक यह अनुभव करता है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के लिए कुछ स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप अपरिहार्य है। उसकी धारणा थी कि क्योंकि शासन का ध्येय व्यक्तित्व का विकास है, इसलिए उसे नैतिक कार्य करने पड़ते हैं। राज्य का संविधान इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कि नागरिकों के सर्वोत्कृष्ट बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास हो सके और उनका समाज सेवा के लिए उपयोग हो सके। इस प्रकार वह एक सीमा तक समाज के आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप करने के अधिकार को मानता था। बात तो सही है। व्यक्तिवाद के मौलिक सिद्धांत। व्यक्तिवाद के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। एक, राज्य एक आवश्यक बुराई है। अराजकतावादियों की भांति ही व्यक्तिवादी भी राज्य की कटुम निंदा तो करते हैं, किंतु वे अराजकतावादियों के सदृश उसको समूलतः नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। व्यक्तिवादियों के अनुसार मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ और संघर्ष की आधारभूत बुराइयों के कारण राज्य एक विकार होते हुए भी आवश्यक है। राज्य मानव की अपरिपक्वता का द्योतक है। फ्रीमैन के शब्दों में, किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श अवस्था वह है जिसमें सरकार बिल्कुल न हो। आदर्शवादियों की भांति व्यक्तिवादी राज्य को एक चिरस्थायी या आदर्श संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते, वरन उनके अनुसार तो राज्य आवश्यक होते हुए भी एक दुर्गुण ही है। राज्य का अस्तित्व उसी भांति आवश्यक है जिस प्रकार युद्ध एक विकार होते हुए भी आवश्यक है अथवा रोगग्रस्त होने की स्थिति में व्यक्ति को औषधि का सेवन करना होता है।
दो, व्यक्तिवादी राज्य को उद्देश्य पूर्ति का साधन मात्र मानते हैं। व्यक्तिवादियों की यह निश्चित धारणा है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। व्यक्तिवादी राज्य को एक साधन मानते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन राज्य का परिणाम नहीं, वरन राज्य की स्थापना मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की है। स्पेंसर के शब्दों में, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है। व्यक्तिवादी राज्य के व्यक्तित्व या इच्छा सिद्धांत को मान्यता नहीं देते। वे राज्य को व्यक्तियों का समूह मात्र मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उन्नति है। अतः व्यक्तिवादी राज्य को भी अन्य संस्थाओं की तरह मानव हित का साधन मानते हैं। 3, व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। व्यक्तिवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और व्यक्तित्व के विकास हेतु यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को अधिकाधिक और लगभग पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। व्यक्तिवाद न केवल राजनीतिक वरन आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। आर्थिक क्षेत्र में अरे कहना क्या चाहते हो? यह चाहता है कि राज्य को यद्भाव्यम नीति का पालन करना चाहिए और उसे उद्योग धंधों, व्यापार और व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के द्वारा स्वतंत्र प्रतियोगिता, समझौते की स्वतंत्रता तथा बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। 4, व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। व्यक्तिवादी व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के इच्छुक है और उनका विचार है कि राजकीय हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की रक्षा या वृद्धि नहीं होती, वरन उसका लोप होता है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक ही होना चाहिए। व्यक्तिवादी सुख प्राप्ति को एक व्यक्तिगत वस्तु मानते हैं, जिसकी प्राप्ति मनुष्य केवल व्यक्तिगत रूप में ही कर सकता है। व्यक्तिवादियों के अनुसार इतिहास इस सत्य को प्रमाणित करता है कि राज्य के सकारात्मक कार्यों से कभी भी मानव कल्याण संभव नहीं हो पाया है और न ही उससे कभी मानव की तुष्टि हुई है। इस प्रकार व्यक्तिवाद का आदर्श एक पुलिस राज्य है, जन कल्याणकारी राज्य नहीं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र। व्यक्तिवाद का दूसरा नाम लासाफेयर, लेसे फेयर भी है, जिसका अर्थ है उसे अकेला रहने दो, लेट हिम बी अलोन। व्यक्तिवादी विचारक चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति को अकेला रहने का अधिकतम अवसर दे। इन विचारकों का मत है कि यदि मानव स्वभाव श्रेष्ठ होता तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मानव स्वभाव और जीवन में विद्यमान स्वार्थ और संघर्ष की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है। इनके अनुसार यद्यपि राज्य एक बुरी संस्था है, किंतु मानव जीवन की कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक होने के कारण इसे एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी ईवल के रूप में स्वीकार करना होगा। क्योंकि राज्य के अस्तित्व की विवशता के कारण स्वीकार किया गया है, इसलिए व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिक से अधिक सीमित कर दिया जाए और व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए अधिकाधिक कार्य स्वयं ही करें। राज्य के उचित एवं वैध कर्तव्य क्या हैं, इस विषय पर सभी व्यक्तिवादी एकमत नहीं है। उग्र व्यक्तिवादी स्पेंसर राज्य का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित कार्यों तक सीमित करना चाहते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1, बाहरी आक्रमण से रक्षा करें। 2, आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। 3, चोरी डकैती आदि से संपत्ति की रक्षा करना। 4, व्यक्तियों द्वारा किए गए वैध समझौतों को लागू करना। किंतु मिल और अन्य व्यक्तिवादी उपर्युक्त कार्यों में निम्न 2 कार्य और सम्मिलित करना चाहते हैं। 1, असहाय और असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करना। 2, संक्रामक रोगों और आपदाओं से व्यक्ति की रक्षा करना। उपरोक्त मतभेद के होते हुए सभी व्यक्तिवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य के कार्यों में वृद्धि समाज या व्यक्ति किसी के हित में नहीं है। उनका विचार है कि राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप के अभाव में ही व्यक्ति का चरित्र गठन एवं उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है। राज्य के कार्यों के संबंध में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए फ्रीमैन कहता है कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को वे कार्य करने देती है जो वे करना चाहते हैं। एक अन्य व्यक्तिवादी हम्बोल्ट लिखता है कि राज्य को नागरिकों की उन्नति से अलग रहना चाहिए और उन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा और विदेशी शत्रु से रक्षा करने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिवाद का समर्थन। व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वोत्तम दर्शन है। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस विचारधारा का समर्थन अनेक दृष्टिकोणों से किया है, जिनमें निम्न मुख्य है। 1, नैतिक तर्क। इस तर्क का प्रतिपादन करने वालों में मिल का नाम उल्लेखनीय है। इस तर्क के अनुसार मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य अपने चरित्र तथा शक्तियों का उच्चतम और संतुलित विकास करना है और इसके लिए आत्मविश्वास, आरंभ और साहस की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
आत्मनिर्भरता और आरंभ के इन गुणों के विकास के लिए राज्य को मानव जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना अपेक्षित है। नैतिक विकास। यही नहीं, अभी और सुनिए। व्यक्ति के जीवन का आंतरिक पहलू है और व्यक्ति के जीवन की विभिन्न आंतरिक प्रेरणाओं का विकास तभी संभव है जब राज्य उसे निर्बाध स्वतंत्रता और प्रतियोगिता का अधिकार प्रदान करे। मिल के शब्दों में, अपनी इच्छानुसार कार्य करने से मनुष्य का चरित्र समुन्नत होता है और मानवता की प्रगति होती है। राज्य द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को समाप्त कर देता है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाता और चरित्र को कुंठित करता है। 2. आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्क का प्रतिपादन प्रमुख रूप से क्वीन से, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो और फर्ग्यूसन आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। यह कहा गया है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी साहस, ओपन कॉम्पिटिशन एंड फ्री एंटरप्राइज, उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाते हैं और अधिकतम आर्थिक कल्याण का विकास करते हैं। अतः आर्थिक क्षेत्र में राज्यों को हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अनियंत्रित प्रतियोगिता उत्पादकों को कम से कम मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन करने योग्य, उपभोक्ताओं को कम से कम भाव पर वस्तुएं खरीदने योग्य और श्रमिकों को अधिकतम पारिश्रमिक कमाने योग्य बनाती है। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का महानतम समर्थक था। उसका विचार था कि यदि व्यापार और उद्योग को निजी हाथों में छोड़ा जाए तो इससे अधिकतम विकास हो सकता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता में मूल्य अपने आप सर्वोत्तम रीति से निर्धारित हो जाते हैं। अतः वेतन, किराया, ब्याज और कीमतों को अनियंत्रित रहने देना चाहिए, जिससे वे परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। विदेशी व्यापार पर भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और राज्य का आर्थिक क्षेत्र में केवल इतना कार्य होना चाहिए कि वह छल और विश्वासघात से लोगों की रक्षा करे। 3. प्राणी वैज्ञानिक तर्क। इस तर्क के प्रमुख प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। स्पेंसर के अनुसार प्रकृति के अंतर्गत अनवरत रूप से जीवन, संघर्ष और योग्यतम की विजय की प्रक्रिया जारी है और यह प्रक्रिया ऊपर से देखने पर निर्दयी प्रतीत होने पर भी संपूर्ण मानव सृष्टि के हित में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योग्यतम की विजय के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू करते हुए वे कहते हैं कि विकास और प्रगति का स्वाभाविक मार्ग यह है कि दीन, दुर्बल, अयोग्य एवं अशक्त व्यक्तियों के जीवन का अंत होता जाए, ताकि उनके जीवन पर किए जाने वाले साधनों का उपयोग समर्थ और योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सके, जिससे संपूर्ण मानव जाति को लाभ पहुंचे। स्पेंसर के शब्दों में, यद्यपि ऊपर से देखने पर यह अत्यंत अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है कि विधवाओं और अनाथों को जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, परंतु संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का विचार रखते हुए यह अत्यंत लाभप्रद है। यदि हमें एक योग्य, सुदृढ़ और सशक्त संतति का विकास करना है तो हमें मनुष्यों को उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए, ताकि शक्तिशाली व्यक्तियों की उन्नति और अयोग्य व्यक्तियों की समाप्ति हो सके। समरना भी प्राणी वैज्ञानिक तर्क का समर्थक है और उनका कथन है कि हमारे सामने 2 विकल्प है। प्रथम, स्वतंत्रता, असमता और योग्यतम का जीवित रहना, तथा दूसरा, अस्वतंत्रता, समता और अयोग्य व्यक्तियों का जीवित रहना। प्रथम विकल्प से समाज आगे बढ़ता है और यह सभी श्रेष्ठ सदस्यों के पक्ष में है। दूसरा विकल्प समाज को गिराता है और केवल सबसे बुरे व्यक्तियों के पक्ष में है। 4. राज्य की अयोग्यता का तर्क। व्यक्तिवादियों का तर्क है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को करने की न तो योग्यता रखता है और न ही सामर्थ्य। राज्य कार्यों की सफलता राज्य कर्मचारियों पर निर्भर करती है और इन कर्मचारियों का राजकीय कार्यों में कोई निजी हित न होने के कारण वे उनकी सफलता में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। एक ओर सरकारी उद्योगों व व्यवसायों का प्रबंध निजी उद्योगों के प्रबंध की अपेक्षा महंगा पड़ता है। दूसरी ओर सरकारी दायित्व भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी का कार्य नहीं होता है। एवरीबॉडीज बिजनेस इन नोबडीज बिजनेस और नौकरशाही की सभी बुराइयां आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। इस संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि राज्य को प्रत्येक अतिरिक्त कार्य सौंपने का अर्थ अतिशय भार से लदी हुई संस्था पर नया बोझ डालना है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से कार्य अनुचित ढंग से किए जाते हैं और बहुत से कार्य इसलिए नहीं हो पाते कि सरकार देर किए बिना उन्हें कर ही नहीं सकती। नहीं। 5. मनोवैज्ञानिक तर्क। मनोवैज्ञानिक आधार पर यह कहा जाता है कि संपत्ति का स्वामी होना मानव स्वभाव की एक आधारभूत प्रवृत्ति है और इसके आधार पर व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन करने और लाभ पाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में मनुष्यों में प्रतिस्पर्धा समता के लिए नहीं, अपितु एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होती है और आधुनिक सभ्यता का विकास इस प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार अपनी नीति द्वारा असमान क्षमता और परिश्रम वाले व्यक्तियों में धन का समान वितरण कर देगी, तो मनुष्यों में अधिक उत्पादन और लाभ की प्रेरक शक्ति समाप्त हो जाएगी, जिससे समुदाय को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्वाभाविक नेताओं से वंचित होना पड़ेगा। परिश्रमी, मितव्ययी, सूझवान और आविष्कारक मनुष्य व्यक्तिवादी समाज का ही परिणाम हो सकते हैं।
6. अनुभव का तर्क। इतिहास मानव अनुभवों की खान है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप सदैव ही मूर्खतापूर्ण रहा है। जब कभी राज्य ने वस्तुओं के मूल्य, मजदूरी की दर और आयात निर्यात पर रोक की चेष्टा की है, वह पूर्णतया असफल रहा है। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण फ्रांस व अन्य यूरोपियन देशों में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रयत्न था। भारत में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की आर्थिक नीति भी असफल रही है। अन्य भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। बकल के अनुसार राज्य के अधिकारी इस प्राचीन सिद्धांत का आश्रय लेकर कि उनकी सहायता के बिना व्यापार तथा उद्योग धंधों की उन्नति नहीं हो सकती, बराबर गलती करते रहे हैं। वे समाज पर जुल्म लादते रहे हैं और व्यर्थ के प्रतिबंधों द्वारा व्यापार की अवनति करते रहे हैं। इन अंकुशों के रहते हुए सभ्यता का विकास कैसे हो सकता था? इस प्रकार व्यक्तिवादी कहते हैं कि अनुभव के आधार पर भी राज्यों को व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई।